हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ट्रेनों के भीषण जो दुर्घटना है उसके बारे में। कैसे ये दुर्घटना हुई है, क्या बचाव के उपाय हो सकते थे और क्या क्या सिस्टम है रेलवे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये भारत का चौथा सबसे भीषण हादसा बताया जा रहा है अब तक के इतिहास में। बहुत सारे हादसे हुए हैं लेकिन ये चौथा है सबसे बड़ा। डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड वो इंडिया आए और इस दौरान 7 एग्रीमेंट साइन हुए और भी कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी है, तो उन सब के बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जाने वाले हैं अमेरिका और वहाँ की संसद को संबोधित करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखते रहिए लगातार। तो शुरू करते हैं और एक लाइक तो बनता है। पहला क्वेश्चन होगा, 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच में भीषण दुर्घटना 2 जून 2023 को ओडिशा के किस जिले में हुई है? आंसर होगा इसका बालासोर। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये है आंकड़ा। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 238 लोगों की मौत हो चुकी थी। हो सकता है कुछ देर बाद ये संख्या और बढ़ जाए, क्योंकि रात से मैं देख रहा हूँ लगातार हर कुछ घंटे पर संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये घटना हुई है 2 जून की शाम करीब 7 बजे के आसपास, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में। ओके, और न्यूज़पेपर द हिंदू ने इसे भारत की चौथी सबसे घातक ट्रेन एक्सीडेंट बताया। वैसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं लेकिन भीषण दुर्घटना में ये मामला है। कैसे हुआ ये भीषण हादसा, पहले ये जानते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये तो रहा प्यारा भारत और रेड कलर में जो है वो है ओडिशा। ओडिशा में ये वाला जो देख रहे हैं आप इस जगह पर, वो है बालासोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहीं पर एक रेलवे स्टेशन है, महानागा रेलवे स्टेशन। क्या है? महानागा रेलवे स्टेशन। तो यहीं पर यह दुर्घटना हुई है शाम के 7 बजे 2 जून को। क्या क्या हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो ये 3D मैप के थ्रू आप देख रहे हैं। हुआ ये कि सबसे पहले यहाँ पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। हुआ ये कि इस तरफ से आई ट्रेन और यहाँ पर डिरेल हो गई, उसके कुछ डब्बे उतर गए। ओके, और उतर के क्या हुआ, दूसरे पटरियों पर पहुंच गए, इधर इधर। ओके, और इसी दौरान पास में एक मालगाड़ी खड़ी थी। तभी यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ये विपरीत दिशा में आई है इधर से, और इसने टक्कर मार दी यहाँ पर इस जो डब्बे गिरे थे और ट्रेन थी उसमें। और ये टक्कर ऐसी हुई है कि तमाम जो इसकी बोगियां हैं वो उछल कर, इस तरह से दिखाऊं मैं, ये उछल कर एक दूसरे पर पलट गई। बहुत भीषण हादसा हो गया। ठीक है, दुरंतो जो एक्सप्रेस है उसके डब्बे उछले, मालगाड़ी से टकराए और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ कोरोमंडल एक्सप्रेस का। उसके 17 डिब्बे उतर गए और दुर्घटना के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो रेल के डब्बों के नीचे और अंदर फंसे हुए हैं, डब्बों को काट कर निकाला जा रहा है। ये स्थिति आप देख रहे हैं वहाँ पर। और कुछ मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसका कुछ हिस्सा मैंने काटा है क्योंकि बहुत सारे शव थे बहुत ही बुरी दशा में। ओके, तो ये रात का ये वीडियो है। सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस की यात्रियों को हुआ है और दुर्घटनाग्रस्त जो डब्बे हैं रेल के ट्रेन के, रात भर मृतकों को निकालने का, घायलों को निकालने का काम चल रहा था। डब्बे के नीचे वहाँ पर बहुत सारे शव पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में जब दुर्घटना हुई उस दौरान जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने कुछ लोगों की मदद की, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी थे। बाद में तुरंत ही जिला प्रशासन और फिर SDRF, उसके बाद NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसकी टीम पहुंची और दुर्घटना स्थल पर, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास लाशों का ढेर लग गया। माहौल पूरा घायलों के चीख से, जो लोगों के अपने खो गए उसे गमगीन था बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं कि इतनी बुरी दशा है। मतलब डब्बा जो ना सीधा उल्टा पलट गया और ये धंस गया। किस तरीके से आप देख रहे हैं, ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गई है। ओके, ये इतनी बुरी दशा हुई है। अब सवाल ये होता है कि क्या
इस तरह की दुर्घटना को रोकने के कुछ उपाय हैं रेलवे के पास। तो हाँ, एक उपाय है, तकनीक है कवच नाम से, ठीक है। हालांकि इस रूट पर कवच इंस्टॉल नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से भी ये हादसा नहीं रुक पाया। कवच, इसका परीक्षण जो है ना 4 मार्च 2022 को हुआ था, पिछले साल। हालांकि इसके बारे में कुछ साल पहले ही इसे तकनीक बनी हुई थी, और उस वक्त रेलवे परीक्षण के दौरान रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वो ट्रेन पर सवार थे। मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन सामने से आ रही है, और टेस्ट हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में थे और दूसरे ट्रेन के इंजन पर चेयरमैन उस वक्त के वो बैठे थे। तो और दोनों ही आमने सामने ये देखना था कि टक्कर होती कि नहीं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ी, और 380 मीटर पहले ये ट्रेन खुद ही रुक गई थी, ठीक है। ये इस तरह से ट्रेन आई और आमने सामने कुछ दूरी पर है, 380 मीटर पहले ये ट्रेन एक ही ट्रैक पर वो दोनों रुक गई। क्या है ये सुरक्षा जो कवच है प्रणाली? ये ना ओवर स्पीडिंग को इस पर कंट्रोल किया जाता है, और किसी खतरे का जब अंदेशा होता है तो ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। जैसे ये ब्रेक लग गया और यहाँ रुकने का देख रहे हैं, ओके। तो ऐसा होता है, मकसद यही है कि ट्रेन की स्पीड चाहे जितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते, जो कवच टेक्नोलॉजी उसके चलते ट्रेन नहीं टकराए। जब रेलवे फाटकों के पास ट्रेन पहुंचती है तो अपने आप सीटी बज जाए, ऐसी तकनीक है। मतलब इंजन को टकराने से रोकने का ये एक तरीका है। इमरजेंसी के दौरान ट्रेन से ही SOS मैसेज पहुंच जाते हैं रेलवे को, ठीक है। तो सवाल ये भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि ट्रेन की दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक रेलवे इस्तेमाल करता है, तो वो है कवच। हालांकि इस रूट पर कवच इंस्टॉल नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से भी ये हादसा नहीं रुक पाया। अब मौतें तो बहुत सारी हुई हैं। अगर बात करेंगे पिछले 10 साल में जो बड़े रेल हादसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 जून को हो गया उड़ीसा के बालासोर में 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में भीषण। उससे पहले 2017 में देखने को मिला था, पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई थी और 23 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर में वहाँ पटरी से उतरने का वजह से हादसा हुआ और 150 यात्रियों की मौत हो गई थी। 2014 में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में वहाँ पर गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास खड़ी हुई और मालगाड़ी से टकरा गई थी और 25 लोगों की मौत हुई थी। तो आप देखिए ना, टकराने की जो घटना है वो 2014 में हुई थी, और उसके बाद टकराने की घटना अभी 2023 में देख रहे हैं। इस दौरान जो घटना हुई वो कौन सी? पटरी से उतरने की हुई। पटरी से उतर गई और वो इस तरह की स्थिति हुई कि दुर्घटना हो गई। टक्कर का मामला जो है ना वो 2014 के बाद अभी देखने को मिल रहा है 2023 में, जो बहुत बड़ा हादसा है, ठीक है। और उससे पहले 14 से पहले 2012 में हुए थे, मालगाड़ी और हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस के बीच में हादसा हुआ, टक्कर हो गई थी और 25 लोगों की मौत हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहाँ पर जाने वाले हैं दुर्घटना स्थल पर बालासोर में, ठीक है। और इस बालासोर में जो घटना हुई है उसके लिए फिर उड़ीसा सरकार तो मदद कर ही रही है, पूरी लगी हुई है पूरी टीम। साथ में पश्चिम बंगाल सरकार, चूँकि सीमा जो है ना वो सटी हुई है किससे? पश्चिम बंगाल से, बालासोर की यानी उड़ीसा में, तो वहाँ से भी एम्बुलेंस और फोर्स वगैरह वगैरह तमाम सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं ताकि लोगों को हॉस्पिटल में ले जा सके। यहाँ तक ये स्थिति है कि वहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं बालासोर के वो फुल हो चुके हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उन लोगों को जो घायल हैं उनको भेजा जा रहा है। कुछ खबर द हिंदू में ये मैं देख रहा था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एयरफोर्स से भी मदद मांगी थी कि जो चूँकि बहुत बड़े संख्या में घायल हैं और धीरे धीरे काट के अभी भी निकाला जा रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त इन डब्बों को काट काट के लोगों को निकाला जा रहा था, तो ये दशा हुई है। ओके, मुझे लगता है ये बात पूरी समझ चुके होंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कवच से रिलेटेड क्या क्या बदलाव हुए हैं, ओके, और ये घटना क्या हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, इस सब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले बताऊं कि जो भी मैंने बताया वो सब PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और एक मेंबरशिप प्लान भी है
जो 1 ईयर का बहुत मामूली से रकम है। इसके जरिए आपको PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज है, इतने तरह के बहुत मामूली से रकम है। 1 साल तक आप जो भी चाहें वो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और UPSC का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं थे, करंट अफेयर्स के शानदार टकराए हमारे, और 26 में से तो करंट अफेयर्स के 26 क्वेश्चन आए, उसमें से 22 क्वेश्चन हमारे थे टकराए हैं। तो उसकी मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना वो वीडियो भी। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जून 2023 को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को यानी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। तो इससे पहले उन्होंने ऐसा कब किया था, ऐसा कब ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था? तो आंसर होगा जून 2016 में। ठीक है, तो जून 2016 के बाद अब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है 22 जून को। ठीक है, तो वहाँ संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। देखिए, अमेरिकी संसद है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है US कांग्रेस। ओके, और 2 सदन है, जैसे भारत में 2 सदन होते हैं, ऐसे ही वहाँ है। एक सदन का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, उसको आप यहाँ की तुलना में लोकसभा कह सकते हैं। और दूसरा है सीनेट, उसको आप यहाँ की अगर भाषा में कहेंगे तो उसको राज्यसभा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है, तो दोनों का संयुक्त सेशन आयोजित किया जाएगा, और इसी दौरान 22 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ भाषण देंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये है इनविटेशन लेटर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर 22 और 23 जून को अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन DC में रहेंगे, और वहाँ पर वो स्टेट गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं, राजकीय अतिथि के तौर पर जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वो गए हैं, लेकिन राजकीय अतिथि के दर्जे के साथ नहीं गए। वहाँ मुलाकात हुई है यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में। ये वाला जो दौरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कब उन्होंने संबोधित किया था? 7 साल पहले किया था, 2016 में। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप उस दौरान का, 7 साल पहले का। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो जो लेटर आया इन्विटेशन, उसमें ये कहा गया कि 7 साल पहले US कांग्रेस की संयुक्त बैठक में आपके ऐतिहासिक संबोधन ने, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसने एक अस्थायी छाप छोड़ी और अमेरिका और भारत के बीच में दोस्ती को बहुत ही गहरा किया था। ठीक है, तो पिछली बार 8 जून 2016 को किया था, अब 22 जून 2023 को वो संबोधित करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब भाई साहब, इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और क्या क्या समझौते हुए। तो क्वेश्चन इस तरह का होगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड, उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, समझौते हुए? आंसर होगा 7। टोटल 7 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, 7 एकॉर्ड्स। और प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या है नेपाल के? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, तो 31 मई से 3 जून तक वो भारत की यात्रा पर हैं, और इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये सब सिग्नेचर हुए हैं कई सारे एग्रीमेंट। तो इन सब एग्रीमेंट के बारे में एक एक बार देख लेते हैं, समझना जरूरी है, पड़ोसी देश है इस वजह से। ठीक है, तो पहला जो एग्रीमेंट है वो ट्रीटी है। ट्रीटी ये ट्रांजिट ट्रीटी है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट का मतलब हुआ कि सामान के लाने ले जाने, व्यक्ति के आने जाने, इन सब को लेकर संधि है। पिछली जो संधि है, पिछली जो ट्रीटी है, वो उसकी अवधि 2019 में समाप्त हो गई थी। तब से फिर से संशोधित किया गया है इस ट्रांजिट संधि को, और इसमें यह है कि नेपाल को समुद्री, जो भारत के समुद्री बंदरगाह हैं, कार्गो परिवहन है, उसके लिए अंतर्देशीय जल मार्ग तक पहुंच की अनुमति होगी। मतलब कि वो नेपाल जो है ना, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है इन रास्तों के जरिए, और रेल मार्ग के साथ साथ जो अंतर्देशीय जल मार्ग की सुविधा है, उन सब का भी सुविधा का लाभ वो उठा सकता है। दूसरा क्या है? पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया की ओर से पेट्रोलियम की जो आपूर्ति की जाती है
उसमें और बेहतर ढंग से उसको सहयोग दिया जाएगा। तीसरा जो एग्रीमेंट है वो इंडिया नेपाल के बीच में, इंडिया नेपाल सीमा के बीच में दोधरा चांदनी चेक पोस्ट है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो उसके लिए एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, दोधरा चांदनी चेक पोस्ट इंडिया नेपाल के बीच में है वो। चौथा एग्रीमेंट क्या है एमओयू, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज यानी SSIFS और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो नेपाल का है, उसके बीच में एमओयू साइन किया गया। इसमें क्या है, इसमें ये है, देखिए ये जो SSIFS है, इसमें जो भारत के जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं उन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज में, और नेपाल का भी है इंस्टीट्यूट ऐसा ही। तो इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है कि दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठाएंगे, एक दूसरे का सहयोग लेंगे। ओके, पांचवा जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए हुआ है। NPCIL यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NCHL यानी नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, उन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो ये क्या इसके जरिए जैसे UPI है, ओके, रुपए है, इन सब का जो इस्तेमाल है ना वो बेहतर ढंग से हो, इसके लिए एमओयू दोनों के बीच में साइन हुआ है। UPI जो है वो NPCIL ही संचालित करता है इंडिया में, तो और उसी जैसा एक अथॉरिटी है नेपाल में भी, तो उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्या है, छठा, वो है लोअर अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। तो उसके लिए क्या हुआ है, SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम और इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल, ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखिए भारत जो है वो 900 मेगावाट की अरुणा 3 परियोजना, जो जल विद्युत परियोजना है, उसको विकसित कर रहा है। सातवां एग्रीमेंट है भारत के NHPC यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और नेपाल के VUCL यानी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, तो वो हुआ है, ये आप देख रहे हैं, फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए। इंडिया जो है ना वहाँ पर कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं उसका विकास कर रहा है, भारत के सहयोग से वहाँ हो रहा है। तो उसके लिए एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, तो ये जो दोनों है, अरुणा प्रोजेक्ट हो गया और दूसरा हो गया कर्नाली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये जो टोटल 7 है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। ठीक है, तो नेपाल की कुछ और बातें कर लें। नेपाल पड़ोसी है प्यारा भारत का, ओके, और इसके पड़ोसी कौन कौन है, एक तो इंडिया हो गया और दूसरी तरफ है ये चाइना। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, रामचंद्र पौडेल, राजधानी काठमांडू है, और प्राइम मिनिस्टर जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है वो तो इंडिया आए हैं। इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने यानी इंपोर्ट करने की सहमति जताई है? आंसर होगा नेपाल। यहाँ पर क्या है, सहमति जताई गई है। 7 जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें ये शामिल नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ हम ये लेंगे। तो नेपाली प्राइम मिनिस्टर प्रचंड और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में संयुक्त बयान भी जारी हुआ और उसमें ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करेंगे नेपाल से। अगले 10 साल में ये बात कही गई है। ठीक है, और ये भी कहा गया कि भारत जो है नेपाल से लगभग 452 मेगावाट बिजली जो है वो इंपोर्ट करता है, मतलब नेपाल जो है निर्यात करता है इंडिया को, और इसके अलावा 1200 मेगावाट आयात करने की सहमति हो गई है। और तो इसमें यही है कि हम अगले 10 साल के अंदर में ये 10,000 मेगावाट बिजली जो है ना वो हम आयात कर लेंगे नेपाल से। इसके अलावा एक और बात हुई है। एक और बात क्या हुई है कि भारत इस बात पर सहमत हुआ है कि नेपाल जो है ना वो भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली देगा। ठीक है,
क्या होगा, भारत के रास्ते नेपाल बांग्लादेश को बिजली देगा। 50 मेगावाट बिजली निर्यात करने की बात हुई है और इस पर जल्द ही समझौता होगा। मतलब बातचीत, सहमति हो गई है, लेकिन इस पर एग्रीमेंट, जो 7 एग्रीमेंट है उसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि नेपाल इतना बिजली क्यों आपूर्ति कर रहा है। देखिए, नेपाल तो है पहाड़ी इलाका और वहाँ नदियाँ वगैरह बहुत सारे हैं, नदियों की जलधाराएं हैं, तो इसलिए वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ डैम बनाकर वहाँ से उससे बिजली उत्पादन की जाए। ओके, तो इसी वजह से नेपाल से इंडिया बिजली ले रहा है, बिजली इंपोर्ट कर रहा है, और उधर नेपाल जो ना बांग्लादेश को भी बिजली देगा और उसके लिए वाया इंडिया ये पूरा ट्रांसमिशन होगा। ओके, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे, ये पूरा मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हाँ, पसंद आ रहा है लाइक बटन तो दबा ही दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, अच्छा लगेगा मुझे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC पद की शपथ किसने ली है? आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये शपथ के दौरान की तस्वीर है, फोटोग्राफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मई को इनको शपथ दिलाई है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर। हालांकि दिसंबर 2022 में मैंने आपको बताया था कि CVC के रूप में, ये कार्यवाहक CVC के रूप में इन्होंने वहाँ काम संभाला था। तो वह ये पिछले जो CVC थे यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो दिसंबर में ही रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद इनको प्रभार दे दिया गया था, कार्यवाहक थे। तो अब केंद्र सरकार ने इस परमानेंट पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की है। ओके, तो कुछ अवधि तक ये रहेंगे अब। और ये IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड 1988 बैच के, असम मेघालय कैडर के। होम मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी और कई पदों पर ये रह चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका काम क्या है? तो जो सरकारी, केंद्र सरकार से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, इन सब में जो भ्रष्टाचार है, इन सब पर नकेल कसने के लिए ये बनाया हुआ है। 1964 में इसका गठन किया गया था, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ओके, और नए बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 3 जून। ठीक है, थीम क्या है 2023 की? तो थीम है सस्टेनेबिलिटी के लिए किफ़ायती मार्ग का जश्न मनाना। ठीक है, तो ये थीम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की एक योजना लॉन्च की है? और उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। ये योजना लॉन्च की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? 6,000 रुपये जो एक योजना है जो केंद्र सरकार देती है, लेकिन ये अलग योजना है किसानों के लिए। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 30 मई को इस योजना को मंजूरी दी है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको सालाना ईयरली 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और जो PM किसान योजना है ना, उसके द्वारा भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं देश भर के किसानों को। तो उसके अलावा है, यानी अब महाराष्ट्र के किसानों को 6,000 रुपये केंद्र से, PM किसान योजना से, और 6,000 रुपये जो नई योजना है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, उसके जरिए मिलेगा, यानी 12,000 रुपये किसान को मिलेंगे। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक किसानों को इसके ज़रिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया? आंसर होगा अहिल्या नगर। क्या नाम हो गया अब? अहिल्या नगर होगा अभी। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे थे हिंदू में। होगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की कैबिनेट ने ये फैसला किया अभी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, तो उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। जो अहिल्या देवी होलकर, अहिल्याबाई होलकर कहिए, उनकी 298 जो जयंती है उस दौरान ये ऐलान किया गया। ओके, तो अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होगा। 18वीं सदी की मालवा रानी थी हैं, तो उन्हीं के नाम पर होगा। ओके, अब नया नाम जो है ना तभी रख पाएंगे, अभी तो ऐलान कर दिया है
ये इसके लिए एनओसी मांगा गया है केंद्र सरकार से। दरअसल अगर किसी भी जगह का नाम बदलना है आपको, कोई भी शहर है, नगर पालिका है, तो उन सब का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, या कहें उसको आसान भाषा में एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि फिर केंद्र सरकार को तमाम जितने भी दस्तावेज हैं ना, उन सब में रिकॉर्ड में इसको चेंज करना पड़ता है। जितने मैप है उनमें भी ये नाम चेंज होगा, तमाम दस्तावेज में नाम चेंज होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, और वहाँ से जब ओके हो जाता है उसके बाद ये नाम फिर चेंज हो जाएगा। तो अभी ये हुआ है कि फैसला किया गया है, अभी तुरंत रख नहीं दिया गया नाम, लेकिन अब सरकार मान ही लेती है आमतौर पर बात, ठीक है। तो अब ये नाम हो जाएगा अहिल्या नगर। कौन थी अहिल्याबाई होलकर? तो वो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में ही 1725 में उनका जन्म हुआ था, और बाद में मालवा राज्य में वो रानी बनी। कम उम्र में ही उनकी शादी जो है ना वो खंडेराव के साथ कर दी गई थी, और बाद में वो राजा बने थे। हालांकि खंडेराव जो है उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने साम्राज्य को संभाला, और भारतीय इतिहास में जो सर्वश्रेष्ठ रानियों में से एक उनको माना जाता है। देश के कई सारे हिस्सों में नई धर्मशालाएं, मंदिर, इन सब के बनाने का श्रेय महिलाओं को, खासतौर पर उनको प्रोत्साहित करने का काम इन्होंने किया था। 13 अगस्त 1795 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो महाराष्ट्र में कुछ और जगहों के नाम बदले जा चुके हैं पहले, जैसे औरंगाबाद और उस्मानाबाद। तो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया था, और उस्मानाबाद का नाम धाराशिवा रख दिया गया था। ओके, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन, पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी, जूनियर हॉकी कप, ठीक है, 2023, इसकी विजेता टीम कौन है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। भारत ने जीत हासिल की है इसमें। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराया और जीत गई इंडिया। इस टीम के कप्तान कौन है? उत्तम सिंह है, ठीक है। तो इस जीत के साथ ही भारत जो है ना वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर जो वर्ल्ड कप है उसके लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। कहाँ पर होना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप? तो वो है मलेशिया में होना है, ठीक है। और ये चैंपियनशिप जो पुरुष एशिया जूनियर चैंपियनशिप जो हुई है हॉकी की, कहाँ पर हुई? ओमान में हुई है। और भारत ने चौथी बार जीत हासिल की है ये एशिया कप में। अभी तो 2023 में, उससे पहले 2015, उससे पहले 2008 और 2014 में। ओके, अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कहेंगे CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन बने हैं? आंसर होगा अमरेंद्र प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश। तो 31 मई को उन्होंने चार्ज ले लिया इसका, और नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ये है आंसर सही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपसे अनुरोध है शेयर जरूर कर दीजिए अपने तमाम मित्रों को। ओके, और मेंबरशिप प्लान है, पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो अब मिलेंगे मंडे को, क्योंकि संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है, पूरे सप्ताह की समीक्षा होती है, तो देखना ज़रूर आप। बाय।